तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल का सेकंड वीडियो पार्ट 2। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसी का पार्ट है ये। अब है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, इसको करने के लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज कंपलसरी है, याद होना ही होना, वरना अदरवाइज आप बता ही नहीं पाओगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अगर इसी की जगह ऐसे होता ये Na प्लस KCl, तो रिएक्शन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है। ठीक है ना। सेम ऐसे यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आप किसी मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हो, उस केस में पहले तो पता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, और इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप बता पाओगे। ठीक है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये तब फॉर्म होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसी को बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, द बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूँ मैं आयोनिक बॉन्ड, कभी कोई पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लगाया, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाय मेटल टू द नॉन मेटल। ठीक है, और जिस कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड हमेशा याद रखना मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। ठीक है ना, यानी एक की वैलेंसी प्लस होनी चाहिए और एक की वैलेंसी माइनस होनी चाहिए। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या एलिमेंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसकी वजह से। ठीक है ना, अब है जिससे कि आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉन्ड बनाकर दिखाइए। ठीक है ना, नॉर्मली ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका भी पूछेगा हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सपोज अगर आपसे उसने मैग्नीशियम का पूछा हुआ है, मैग्नीशियम पता है आपको 12 नंबर पे है। ठीक है, तो 2 8 2, ठीक है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर एक क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो 2 8 7, क्लोरीन को बना लेते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, और क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन स्टेबल हो गया, लेकिन मैग्नीशियम तो स्टेबल नहीं हुआ, तो हमें एक और क्लोरीन बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ये इसको भी दे देगा। तो इस केस में क्या बन जाएगा, Mg2 प्लस प्लस ऐसे 2 क्लोरीन है तो उसको ऐसे लिख लेंगे Cl, ठीक है। के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ उसका, तो इस अलग साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उस पर नेगेटिव चार्ज, कभी भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव आता है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन है तो इसलिए एक नेगेटिव है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा MgCl2, ठीक है। तो ये 2 नंबर में पूछता है डायग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड का या एल्यूमिनियम क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का, किसी का भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से बनाएंगे हम। अब बात करते हैं ये जो कंपाउंड बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, तो लिख देंगे इसमें ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये ब्रिटल होते नेचर है। ब्रिटल का मतलब है कि अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ब्रिटल नेचर भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, एनी कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसमें जो फोर्स काम करता है बेसिकली चार्ज, क्योंकि चार्ज डेवलप हो रहा था, आपने देखा चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। जैसे आप नमक हमारा आयनिक कंपाउंड है, पानी में डालो डिजोल्व हो जाता है। थर्मोकोल हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, पेट्रोल में डालो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन का कोई कंपाउंड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। आप ये डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कंपाउंड in solid state do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to rigid structure, solid structure. But in case of molten state, molten मतलब उसको हमने मेल्ट कर दिया तो फोर्स वीक हो गया, अब आराम से मूव कर सकता है। या एक्वस स्टेट, आयंस का मूव करना पॉसिबल है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है ना, पेपर में। कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो किस कंडीशन में करता है, या सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता है, उसमें क्यों नहीं, उसमें मोल्टन स्टेट में भी करता है। लिखेंगे सॉलिड स्टेट में उसके आयन फ्री नहीं है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोल्टन स्टेट में आयन्स उसके फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब है, हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ठीक है। अब हमें मेटल चाहिए, तो मेटल कहीं ना कहीं से तो मिलता ही होगा। तो ये बेसिकली अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े चट्टान तोड़ के या खुदाई करके, ठीक है ना, डिगिंग करके निकाला जाता है मटेरियल, उसमें से फिर मेटल की कॉम्पोजिशन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई अर्थ से निकाला मटेरियल या कोई कंपाउंड निकाला इसमें मेटल मौजूद है, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे मिनरल, ठीक है ना। तो द मिनरल बेसिकली क्या है, इसमें मेटल मौजूद होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए एक स्टोन ए है, एक स्टोन बी है और एक स्टोन सी है, ठीक है। इसमें मेटल है 2 kg, ठीक है। सेपरेशन कॉस्ट है 5 रुपये। इसमें भी मेटल है 2 kg, इसमें सेपरेशन है 7 रुपये। इसमें मेटल है 1 kg और सेपरेशन कॉस्ट है इसका 10 रुपये। इन ए बी सी तीनों के अंदर मेटल मौजूद है तो उनको हम बोलेंगे मिनरल।
मिनरल का मतलब बेसिकली हो गया द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, इज नॉन एज मिनरल। अब इसमें से और किसको बोलेंगे हम, सबसे बढ़िया कौन है इसमें, ये है, क्योंकि 2 kg को सेपरेट करने में 5 रुपये का ही कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ए है वो और कहलाएगा, ठीक है ना। तो और क्या है, एक तो उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल मौजूद होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रॉफिटेबली चीप भी पड़ना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो और वो मिनरल होंगे जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होगा, ठीक है। सारे और मिनरल होंगे बट सारे मिनरल और नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ भी रहती है, उस इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है ना। सैंड, रॉक, ये सब इम्प्योरिटीज़ है। और बाकी मैंने बता दिया सारे और मिनरल होंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें से हमने और किसको डिसाइड किया था, ए को। ये तो पहले अपने आप में ही एक मिनरल था, तो सारे और मिनरल होंगे, लेकिन ये बी और सी को और बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए ये सारे मिनरल और नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले मेटल जिस फॉर्म में मिल रहा है उनके और की नेमिंग है, ठीक है ना। तो जैसे कि एल्यूमिनियम का और बॉक्साइड है, इसका फॉर्मूला ये रहा Al2O3.NH2O। एन जानते हो ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पर 2 रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है। फिर ये डेस्पोर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिस पर टिक कर रहा हूँ मैं। फिर ऐसी आयरन का हेमेटाइट Fe2O3, और ये मैग्नेटाइट जो अभी पीछे बना था हमारा कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक आयरन पायराइट है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले उनके नाम है, जरूर याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉपर का है, ठीक है। कॉपर का कॉपर ग्लांस याद रखो और क्यूपराइट याद रखो, बहुत है। ऐसे ही जिंक वाले का जिंक ब्लेनेड, ठीक है। फिर लेड का गैलिना, टिन का कैस्ट्रियाइट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, चाहो तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये और हैं जो हमारे नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है ना, जिसमें से हम मेटल को सेपरेट करते हैं। जैसे बॉक्साइड जिससे हम एल्यूमिनियम सेपरेट करते हैं, बाकी इन कंपाउंड से आयरन, कॉपर इनसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी अभी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था हमारा, ऐसे था पोटेशियम, फिर सोडियम था, Mg, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये वाला जो है बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक। तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं, इसको मोल्टन फॉर्म में लाएंगे, मोल्टन मतलब उसको मेल्ट करेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके अलग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाले जो एलिमेंट है लेड तक और एक कॉपर, ठीक है ना, लेड यहाँ तक और ये कॉपर, ठीक है। ये रिडक्शन प्रोसेस से अलग होते हैं, बेसिकली इनके ओर के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है ना। अगर कार्बोनेट और होगा तो क्या प्रोसेस होगा, और सल्फाइड और होगा तो क्या प्रोसेस होगा। इनके लिए कोई सेपरेशन मेथड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनर्ट फॉर्म में मिलते हैं, नोबल फॉर्म में, ठीक है ना। इसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब है इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है कि आपने
अर्थ क्रस्ट से ओर निकाला, अब उसमें इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद है। तो इम्प्योरिटीज़ को जब हम रिमूव करेंगे, मान लेते हैं पहले हमारा जो मटेरियल था उसमें 50% सैंड था और 50% एल्यूमिनियम था, एक एग्जांपल के लिए। अब जैसे हमने सैंड हटाया तो अब जो मटेरियल बना एल्यूमिनियम का, उसमें परसेंटेज क्या हो गई? 100% एल्यूमिनियम, क्योंकि हमने सैंड तो हटा दिया। तो जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ गैंग यानी इम्प्योरिटीज़, यहाँ लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल। हमने परसेंटेज इंक्रीज हो गया ना जब हमने इम्प्योरिटीज हटाई, तो इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, उसके बाद है जो लो रिएक्टिव वाले मेटल हैं, इसमें हमारा कॉपर है, सिल्वर भी है। सिल्वर तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर रिएक्ट करेगा तो उसको भी सेपरेट करने का मेथड है। ठीक है, और मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी को सेपरेट करने के लिए ये दो रिएक्शन है। ठीक है, इनको समझने के लिए पहले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझ लेते हैं, फिर आप वापस आएंगे यहीं हम। ठीक है, रोस्टिंग, देखो मेटल नॉर्मली आपका यहाँ पर या तो मेटल कार्बोनेट होगा, ठीक है, और या तो मेटल सल्फाइड होगा। आपको पता है मेटल कार्बोनेट होगा तो उसके फॉर्मूले में CO3 होगा। मान लेते हैं जिंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पर मेटल सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड ZnS। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है तो इसको ऑक्सीजन के साथ हीट नहीं करते, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। और जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, और इसमें तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्ट जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसके आसपास तो ऑक्सीजन रहेगा ही। ठीक है, तो ये बेसिकली जिंक सल्फाइड ओर के लिए तो ये लिखा हुआ रोस्टिंग इज डन इन केस ऑफ सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन किस केस में करेंगे? जब वो कार्बोनेट ओर होगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इन दिस केस ओर इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और उस केस में वो उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल। जैसे जिंक सल्फाइड था तो जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसमें कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन था। इस केस में भी ये ऑक्साइड ही बनाएगा। इसमें SO2 निकलता है और इसमें CO2 गैस निकलता है। ठीक है ना, SO2 की टेस्टिंग पंजेंट स्मेल, क्योंकि नाक में चुभने वाली स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। ठीक है ना, CO2 को स्मेल नहीं होती है। ये ब्रिस्क इफर्वेसेंस बोलते हैं इसको, जब गैस बहुत फास्टली प्रोड्यूस होता है ना, उस केस में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रिस्क इफर्वेसेंस। जैसे एग्जांपल के लिए उसको समझने के लिए, एक पानी में बोतल, हमने पानी को बोतल में भरा और एक में पेप्सी है। ठीक है, बोतल वाले पानी को हमने अच्छे से हिलाया और फिर पेप्सी वाले बोतल को अच्छे से हिलाया, दोनों के ढक्कन खोली हमने, तो एक में गैस बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, वो CO2 है, और उसमें पानी वाली बोतल में ऑक्सीजन है, तो वो बहुत उतना रेट से फास्टली प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत स्लो होगा। इस केस में ब्रिस्क इफर्वेसेंस बोलते हैं। तो अगर कोई मेटल कार्बोनेट है तो आपने देखा क्या होगा, मेटल सल्फाइड होगा, तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल हम अभी छोड़ कर आए थे, चलते हैं वापस एक बार। यहाँ पर हमारा क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड है, तो सल्फाइड और के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, आपने भी देखा जस्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सल्फाइड और के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है आपको पता ही है, रोस्टिंग। पहले ये रोस्टिंग में जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड उसका, तो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर कह रहा हूँ, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद बैलेंस कर लेंगे जो बैलेंस करना होगा। फिर इस मेटल ऑक्साइड को अगर नॉर्मली आप हीट करते हो तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकियों में हमें एक्स्ट्रा अलग से प्रोसेस लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें और कॉपर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपर में भी सेम का सल्फाइड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड, एक सेकेंड, कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमारा क्या है, रोस्टिंग। पहले ये रोस्टिंग में गया, फिर इसी को वापस जो ऑक्साइड बना ना हमारा मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड,
इसी को हम वापस सल्फाइड ओर के साथ दोबारा हीट करेंगे ना, तो ये कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है ना। तो ये कॉपर का सेपरेशन हो गया। इसके अलावा बाकी जो मेटल है उनका सेपरेशन टेक्निक अलग है, ठीक है। जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फाइड है, तो पहले ये जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। अब जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोक यूज़ करना पड़ेगा। कोक मतलब कार्बन, पीने वाला कोक नहीं है, कार्बन वाला कोक है। ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है कार्बन, ठीक है ना। कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम किसी मेटल ओर में देखेंगे सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, उसके हिसाब से प्रोसेस डिसाइड करेंगे। फिर उसका जो ऑक्साइड बनेगा मेटल ऑक्साइड का, फिर हम कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिंक कार्बोनेट था, तो यहाँ पर जो प्रोसेस गया वो कैल्सिनेशन गया, ठीक है ना। फिर वापस किया अलग तो अलग हो गया। चलते नीचे, ये हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन देख लिया था। इसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हो गया, आपने देखा था ना कि हाई रिएक्टिव मेटल जो था वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता था। कभी कभी इस डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है ना। और अगर वो हीट सफिशेंट है मेटल को मेल्ट करने के लिए तो कहलाता है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में ना मिलके मेटल वो मोल्टन स्टेट में मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम मेटल ऑक्साइड यूज़ करेंगे आयरन का, वो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के साथ हीट किया तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने रिप्लेस कर दिया आयरन को, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। और ये हीट इतना सफिशिएंट है कि आयरन को मेल्ट करके भर देगा, ठीक है ना। मान लो दो ट्रैक को ज्वाइन करना है, अगर ये दो ट्रैक है, ठीक है, इनको ज्वाइन करना, अगर इनके बीच में गैप भरना है, मटेरियल भरना है, तो क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को कराएंगे। जो आयरन मेल्टेड फॉर्म में निकलेगा उसके अंदर भर देंगे और फिर उसको ड्राई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जुड़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल करके हम मेटल ऑक्साइड में से उस मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेपरेशन कॉस्ट है जो एक्टिविटी सीरीज में बहुत हाई रिएक्टिव है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस का नाम पूछेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इस केस में हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके मोल्टन फॉर्म को लेंगे। मोल्टन मतलब मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है ना। वही मोल्टन उसका क्लोराइड होना चाहिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था पहले कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम था, तो सोडियम के लिए हमें सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम को अगर सेपरेट करना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड होना चाहिए। कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको पता ही है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने NaCl को भर दिया इस कंटेनर में मेल्ट करके, ठीक है, और फिर इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दी, तो आपको पता है ये पॉजिटिव वालों को हम क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड, ठीक है। Na अपनी अपनी वैलेंसी के साथ टूटेगा, तो N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे जाके क्या गैदर्ड होगा, सोडियम कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ गैदर्ड होगा, एनोड पे, ठीक है। तो अगर हाई रिएक्टिव मेटल चाहिए हमें, मान लो मुझे सोडियम बनाना है, तो मुझे उसके लिए ऐसा सोडियम का कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा इसमें क्लोरीन हो, तो सोडियम क्लोराइड ढूंढूंगा मैं। मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड लूँगा, फिर उसको मेल्ट करूँगा, मेल्ट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा, तो ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो मेटल बनेगा वो मेटल कैथोड पे जमा होगा और जो उसमें क्लोरीन होगा वो एनोड पे जमा होगा, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ क्यों नहीं अलग कर सकते। हमने अभी जस्ट देखा था कि मान लो मैंने मेटल ऑक्साइड बना लिया, जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ही क्यों लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लेता, फिर कार्बन के साथ ट्रीट कर लेता। तो यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल है
एक सेकेंड, अगर अभी हमने पीछे वर्ड पढ़ा था ना एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है कि उसके लिए अटैचमेंट। अगर मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की कैपेबिलिटी। अगर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ इजी अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, उनका ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है बहुत स्ट्रांग होता है वो, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हटने ही नहीं देंगे अपने पास से, कार्बन उसको हटा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, so that cannot be obtained from compound by the heating with carbon। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाईली रिएक्टिव मेटल को हम रिडक्शन प्रोसेस से क्यों नहीं कर सकते हैं, तो यही है, ठीक है ना। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो कॉपर को, ये जो कंटेनर है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर, ठीक है ना। इसमें जो एनोड है किससे बनता था, इम्प्योर कॉपर से, ठीक है। और जो कैथोड है ये प्योर कॉपर से। पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इसके अंदर जो भरा रहता है वो कॉपर सल्फेट रहता है, ठीक है ना, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट है इसके अंदर। तो आपको पता है कॉपर सल्फेट किस में टूटता है, Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है। तो जो इसके अंदर का कॉपर होगा सॉल्यूशन में का, वो भागेगा इधर, ठीक है। और वहाँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो चिपक जाएगा, ठीक है। यानी कैथोड पे जो प्रोसेस होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, वहाँ जाके गैदर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, रिडक्शन। कभी कभी पूछ देगा कि इसमें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। फिर सेम ऐसे ही, अब इसमें से निकल गया कॉपर तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर कम हो गया तो क्या होगा, इसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो एनोड पे क्या होगा कि कॉपर जो सॉलिड था वो बना देगा कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बेसिकली कैथोड और एनोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। A solution of metal salt used for electrolytic, on passing the current through the electrolyte the pure metal from the anode, यहाँ से निकल गया था कॉपर प्योर वाला, सॉल्यूशन में चला गया था, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन द कैथोड, उतना ही अमाउंट इधर गैदर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, अगर सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और अगर इनसॉल्युबल है तो नीचे बैठ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। डायग्राम इसका बहुत रिपीट होता है तो ध्यान देंगे डायग्राम पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, जब भी कोई मेटल अपना सरफेस लूज करता है या अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है उसको कोरोजन बोलते हैं। इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते थे हम, जिंक की कोटिंग करते हैं। अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से होता है। या आप उसका अलॉय बना सकते हो, जैसे आयरन का अलॉय है स्टील, आयरन के अंदर कार्बन डाल दोगे, आयरन खराब नहीं होगा, रस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अलॉइंग करके, अलॉइंग क्या है, बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर है टू मेटल उससे ज़्यादा या नॉन मेटल का, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, मान लो अगर मुझे आयरन और कार्बन का अलॉय तैयार करना है तो दोनों को मेल्ट करूँगा और मेल्ट करके मिक्स कर दूंगा, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल अलॉय का, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल, आपको पता है आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्योर फॉर्म में ना काफ़ी सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच, हॉट होने पे स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें कार्बन मिलाएंगे जैसे ही ना,
0.05%, तो वो स्ट्रांगनेस भी ले लेगा और टफनेस भी ले लेगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील और स्टील में अंतर है, ठीक है। आयरन को अगर निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करेंगे तो स्टेनलेस स्टील बनेगा, जल्दी उस पर स्टेन डेवलप नहीं होगा। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में हम अगर डालेंगे कॉपर और सिल्वर तो उससे हार्डनेस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये 24 कैरेट से 22 कैरेट हो जाएगा। 22 कैरेट मैंने आपको पीछे बताया था कि 22 कैरेट ऑफ गोल्ड का मतलब है 22 पार्ट 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड और 2 पार्ट कोई दूसरा मेटल हो सकता है जिसमें कॉपर सिल्वर, ठीक है। ये कुछ अलॉय हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे ब्रास है, ब्रास का हमारा कॉपर और जिंक है, को याद रखने का तरीका है ब्राकूजी, ठीक है। ब्रा मतलब ब्रास, कू मतलब कॉपर और जिंक मतलब जेडन मतलब जिंक, ठीक है, ब्राकूजी। स्टेनलेस स्टील देख लिया आपने, ये रहा। ब्रोंज का है ब्रोक्यूटी, ठीक है ना, ब्रोकूटी। ब्रो मतलब ब्रोंज, कू मतलब कॉपर, टी मतलब टिन, ठीक है, ब्रोकूटी। फिर है ये सोलेती, सो से शोल्डर, ले मतलब लेड और टी मतलब तिन, ठीक है ना। अमलगम, जब भी कोई भी मेटल मर्क्यूरी के साथ मौजूद होगा तो हम उस केस में उसका अमलगम बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे सोडियम अमलगम तो सोडियम प्लस मर्क्यूरी, मैग्नीशियम अमलगम मतलब मैग्नीशियम प्लस मर्क्यूरी। अलॉय ऑफ गोल्ड में आपने देखा कि गोल्ड के साथ में हम सिल्वर कॉपर जिंक कुछ भी डाल सकते हैं। स्टील का हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू।